आज हमने डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हमने एक बात डिस्कस की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और वेक्टर का जो होता है वो डायरेक्शन भी होता है। हमने जो हमारे लास्ट 2-3 दिन है उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रीवियस हमारे जो 2-3 दिन है उनके अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना भी सीखा है, और उसका हमने ये फार्मूला भी सीखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड किया जाता है। उसका तरीका हमने सीखा है कि उसको किस तरह से हम फाइंड करते हैं बेटा। अब हम इस चीज को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना आज सीखेंगे, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ये ज्यादा कॉन्सेप्ट है तो इसको ध्यान में रखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है या ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती है। देखिए बेटा, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। इट हैज मैग्नीट्यूड, इसको मैग्नीट्यूड होता है, और दूसरा क्या होता है बेटा, डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड भी होता है और इसको क्या होता है बेटा, डायरेक्शन भी होता है। मीन्स दोनों चीजें होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बेटा, अगर कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है बेटा, आपने पढ़ा है बेटा आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का मकसद है ऐसी चार्ज जिसके सराउंडिंग में कोई दूसरी चार्ज न हो, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज। ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है बेटा, और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है और ये इसकी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगर किसी भी पॉइंट P पे, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट आप Q कह ले, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट S है, ये पॉइंट T, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स पे अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालते हैं कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कौन सा है, पॉइंट Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का क्या है, ये सिर्फ आइसोलेटेड चार्ज का हमने फार्मूला पढ़ा है। क्योंकि हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला पढ़ा है KQ/R², ये किसका हमने पढ़ा है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज का। तो आप कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम किससे निकाल सकते हैं बेटा, इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बेटा, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं E KQ/R²। ठीक है, ये क्या हो जाता है बेटा, KQ/R²। ये फार्मूला अगर आपके पास पॉइंट P पे आपने फाइंड करनी तो ये डिस्टेंस R का, P का। अगर Q पॉइंट पे फाइंड करनी है तो डिस्टेंस Q पॉइंट का।
आर पॉइंट पे आपने फाइंड करनी है तो डिस्टेंस आर पॉइंट का, जिस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है उस पॉइंट का डिस्टेंस लेके इस फार्मूले में डालोगे तो आपको उस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना सीखा है और हमने उसके सिवा यह भी सीखा है कि अगर कहीं पे 2 चार्जेस हो जाती है, 3 चार्जेस हो जाती है, जैसे हमने स्क्वायर का केस भी देखा और हमने रेक्टेंगल का केस भी देखा, उसके अंदर हमने ये बात देखी कि अगर 2 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, उनकी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है तो आप उन तीनों फील्ड्स को बनाते हैं, फिर उनका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो हमने मुख्तलिफ तरीके सीखे हैं जिसके अंदर हमने ये बात सीखी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हम डायरेक्शन निकालें तो आपको पता है बेटा, डायरेक्शन जो होता है वो हमेशा जो फाइंड होता है वो एक वेक्टर से हम फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा, अगर आप कोई भी फोर्स है उसका डायरेक्शन अगर आप देखते हो तो एक लाइन बनाते हो और उसके ऊपर एरो देते हो जिससे हमें पता लगता है कि इस फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है, वेलोसिटी है, एक्सीलेशन है, मोमेंटम है। जब आप उनको डायरेक्शन शो करते हो तो डायरेक्शन हमेशा किससे शो होता है, एक वेक्टर की लाइन से शो होता है। अब इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखना चाहें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, उसका डायरेक्शन देखने के लिए हम एक वेक्टर बनाएंगे। जिस तरह से फोर्स एक वेक्टर होती है, उसका डायरेक्शन देखने के लिए हम फोर्स का वेक्टर बनाते हैं, वेलोसिटी का वेक्टर बनाते हैं, एक्सीलेशन का वेक्टर बनाते हैं, मोमेंटम का वेक्टर बनाते हैं। तो जिस तरह से आप मुख्तलिफ वेक्टर्स का एरो बनाते हो, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखने के लिए भी आप एक एरो बनाओगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को देखने के लिए हम जो वेक्टर्स बनाते हैं, जो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है उस वेक्टर को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक ऐसा वेक्टर फॉर्म होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप वेक्टर फॉर्म में जाहिर करते हो, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर की तरह लाइन से जाहिर करते हो तो वो लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ वेक्टर के तौर पे रिप्रेजेंट करती है, तो उस लाइन को हम क्या कहते हैं, उस लाइन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जैसे सपोज करें, आप इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे डिटरमाइन करोगे बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड is a vector quantity and its direction can be determined using and its direction can be determined using line which is called electric field line बेटा।
ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और लाइन ऑफ फोर्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है और उस फोर्स के डायरेक्शन को ये लाइन बताती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी दूसरी चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगी उस फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा वो हमें कौन बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताएगी। इसको कहा जाता है लाइंस ऑफ फोर्स भी कहा जाता है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं, या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन drawn in electric field to represent direction of electric field is called इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेटा इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये इमेजिनरी होती है बेटा। जैसे फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो फोर्स की लाइन बनाते हैं वो कोई रियल लाइन फोर्स की थोड़ी होती है, वो एक ऐसी लाइन होती है जो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बनाते हैं। तो जिस तरह से फोर्स को एज अ वेक्टर के तौर पे हम एक लाइन के थ्रू जाहिर करते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी एक वेक्टर के तौर पे जब हम जाहिर करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर करने के लिए जो वेक्टर बनाया जाता है उस वेक्टर को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ये इमेजिनरी वेक्टर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर एक फोर्स है बेटा, एक बॉडी है, उसके ऊपर अगर फोर्स लग रही है बेटा, कि मैं कहूं कि इसके ऊपर बेटा फोर्स लग रही है 10 न्यूटन ईस्ट में बेटा, ठीक है। अब आप इसको कैसे बना सकते हैं बेटा, आप इसको एक वेक्टर के तौर पे भी बना सकते हैं कि ये फोर्स है बेटा। मीन्स ये वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, 10 न्यूटन ईस्ट को। तो ये इमेजिनरी लाइन है बेटा, ठीक है। अगर एक फोर्स है बेटा, वो अगर मैं कहूं कि ये फोर्स बेटा, ये फोर्स 2 है बेटा, ये फोर्स 1 है और ये 20 न्यूटन ईस्ट है बेटा, तो इसका जो वेक्टर आप बनाओगे वो इससे डबल बनाओगे, क्योंकि अगर फोर्स बड़ी है तो उसकी लेंथ भी क्या करनी पड़ती है बेटा, बड़ी करनी पड़ती है। अगर फोर्स कम है तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाती है बेटा, लेंथ भी आपको कम करनी पड़ती है। तो देखिए ये जो F1 और F2 की जो लाइंस है ये एक इमेजिनरी लाइंस है जो मैंने एक फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। इसी तरह से क्योंकि फोर्स वेक्टर है तो जो वेक्टर होता है वो इस तरह से इमेजिनरी लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है पेज के ऊपर। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी तरह से आप लाइन बना सकते हो जिस तरह से आप फोर्स की लाइन बना सकते हो। तो इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम जो लाइन बनाते हैं उस लाइन को क्या कहा जाता है, उस लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। ये इमेजिनरी लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी नहीं है। जैसे फोर्स एक रियल चीज है, फोर्स इमेजिनरी नहीं है, लेकिन उस फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप लाइन बनाते हो वो लाइन इमेजिनरी है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रियल है, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो आप लाइन बनाते हो वो लाइन क्या होती है, वो लाइन इमेजिनरी होती है। तो आप कहोगे इमेजिनरी लाइन
जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को बनाने के लिए बनाई जाती है, उस इमेजिनरी लाइन को हम क्या कहते हैं? उस इमेजिनरी लाइन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास ये बेटा इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, सपोज करें ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। अब अगर इसके अंदर कोई हम टेस्ट चार्ज, बेटा ये लाइन बाहर की तरफ बनेगी या अंदर, ये टेस्ट चार्ज, क्योंकि बेटा हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कौन सा तरीका हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालने के लिए हम टेस्ट चार्ज का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाने के लिए भी हम किसका सहारा लेंगे? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होती है? पॉजिटिव होती है। अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट P पे मुझे देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन किस तरफ है, तो मैं पॉइंट P पे क्या करूंगा बेटा? पॉइंट P पे मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा और उस टेस्ट चार्ज के ऊपर ये जो है वो फोर्स लगेगी बेटा। तो मींस यहाँ पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इस तरफ। ठीक है। अब अगर एक मैं और पॉइंट बनाता हूं, अगर इस पॉइंट पे मैं देखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये। अगर इस पॉइंट पे देखूंगा तो जिस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है उस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा बेटा? टेस्ट चार्ज रखूंगा और जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज से, जिस डायरेक्शन पे टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में मैं क्या बनाऊंगा बेटा? उसी डायरेक्शन में मैं लाइन बनाऊंगा इस तरह से, इस तरह से भी। जिस जिस पॉइंट पे मुझे बनानी है उस पॉइंट के लिए मैं इस तरह से एरो बनाऊंगा। ठीक है। और जब मैं ये एरो बनाऊंगा तो मैं देखूंगा कि पॉजिटिव चार्ज से सब एरोस क्या होते हैं? बाहर की तरफ बनते। लेकिन अगर मैं यही प्रोसेस इस्तेमाल करूंगा निगेटिव चार्ज के लिए, तो मैं क्या देखूंगा कि इसका डायरेक्शन क्या होता है? अंदर की तरफ होता है बेटा। इसलिए क्योंकि हम टेस्ट चार्ज लेते हैं और टेस्ट चार्ज क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। तो इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या होता है बेटा? अंदर की तरफ होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि निगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड होता है और पॉजिटिव चार्ज की क्या होता है बेटा? ये इस तरह से। ठीक है बेटा, इस तरह से होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए जो इमेजिनरी जो है वो हम वेक्टर्स बनाते हैं, जिनको, उन वेक्टर्स को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो इमेजिनरी वेक्टर्स होते हैं जिन इमेजिनरी वेक्टर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बनाया जाता है ताकि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया जा सके। तो ऐसे जो है वो वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं बेटा? ऐसे वेक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं बेटा। ठीक है। अब आ जाए बेटा, अब एक फिनोमेना होती है कि देखें, अगर हर पॉइंट का अलग हम वेक्टर बनाए तो पूरी फील्ड किससे भर जाएगी बेटा? पूरी फील्ड वेक्टर से भर जाएगी। हर पॉइंट का अगर आप अलग अलग वेक्टर बनाना शुरू कर दोगे, कि हर पॉइंट का अलग अलग अगर वेक्टर आप बनाओगे, तो ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी, ये पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो लाइन से भर जाएगी। क्योंकि किसी भी जगह पे लाइंस की, पॉइंट्स की तादाद क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। देखिए बेटा, अगर ये आपके पास चार्ज है, इसके बाहर अगर आप पॉइंट्स बनाओ तो पॉइंट्स कितनी बन सकती है बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट्स बन सकती है। अब अगर हर पॉइंट के ऊपर आप डायरेक्शन देखोगे तो हर पॉइंट के लिए आप क्या बनाओगे बेटा? अलग अलग एरो बनाओगे। और हर पॉइंट का अगर एरो आप अलग अलग बनाओगे
तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इतनी एक दूसरे के अंदर ये इस तरह एरो इतने बनेंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि किस पॉइंट का डायरेक्शन कौन सा है। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हर पॉइंट का अलग अलग डायरेक्शन बनाओगे तो इतने वेक्टर बन जाएंगे कि आपको पता नहीं लगेगा कि किस पॉइंट पे डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है, आपके बुक के अंदर आप दो टॉपिक्स की कुछ लाइनों को मिला के पढ़ो। ये मैं बुक की लाइनें पढ़ रहा हूं, इसीलिए कि आप मुझे भेजोगे इसलिए मैं पढ़ रहा हूं, मेहरबानी करके समझ ले। मैसेज के अंदर लाइनों को समझाना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए मैं पढ़ रहा हूं। ये बुक है, आप खोले इसको और इसको समझे, इसीलिए मैं बुक की वो लाइनें जो आप मुझे भेजोगे मैं एडवांस के अंदर पढ़ रहा हूं। ठीक है, पेज नंबर आ जाए 48 पे। ठीक है, 48 पेज और 49 पेज को आप मिला के पढ़ोगे तो आप बात को समझोगे। ठीक है, पहला ये कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये मैंने यहां पे लिख दिया है। एंड द फील्ड इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड, और जो वेक्टर होता है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वेक्टर से। और ये मैंने बात यहां पे लिख दी है। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एसोसिएटिंग अ वेक्टर एट एवरी पॉइंट ऑफ द फील्ड। ठीक है, और उसका डायरेक्शन देखने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की हर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, एक वेक्टर बना सकते हैं। जैसे ये होता है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितनी भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स के ऊपर डायरेक्शन देखने के लिए आप एक वेक्टर बना सकते हैं, क्योंकि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक वेक्टर बनाते हैं। अब अगर किसी भी बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्सेस लग रही है, अगर इस तरफ भी फोर्स लग रही है, इस तरफ भी फोर्स लग रही है, तो हम ज्यादा वेक्टर बना लेते हैं बेटा। जरूरी थोड़ी है कि एक बॉडी के ऊपर एक ही वेक्टर बने। अगर फोर्सेस ज्यादा लग रही है तो आप क्या बनाते हो बेटा, ज्यादा वेक्टर बना सकते हो। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मुख्तलिफ पॉइंट्स पे डायरेक्शन क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। तो हर पॉइंट पे आप क्या बनाते हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग वेक्टर आप बना सकते हो। लेकिन अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, आ जाए पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। ठीक है, 49 क्या कहा गया इसके अंदर, इट इज ऑफ कोर्स, ठीक है, इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू ड्रा अ लाइन ऑफ फोर्स थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि ये पॉसिबल है कि आप हर पॉइंट पे अलग अलग वेक्टर बना दें, मसला नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मुख्तलिफ होता है, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे डिफरेंट डायरेक्शन पे फोर्स लगाती है, इसलिए आप कर सकते हैं, बना ले। ठीक है, इट इज ऑफ कोर्स पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ फोर्स थ्रू एवरी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बट इफ दिस वर डन द होल स्पेस वुड बी फिल्ड विद द लाइन्स। लेकिन अगर आपने इस तरीके को इस्तेमाल किया, हर पॉइंट की अगर आपने अलग अलग वेक्टर बनाना शुरू कर दिया, आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, बट इफ दिस वर डन द होल स्पेस वुड बी फिल्ड विद द लाइंस एंड नो इंडिविजुअल लाइन कुड बी डिस्टिंग्विश्ड। अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया तो आपको पता नहीं लगेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरह से बनाना है। ठीक है, अब आ जाए वापस पेज नंबर 48। फेराडे डिड नॉट एडॉप्ट दिस प्रोसीजर। फेराडे ने ये प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया। कौन सा, हर पॉइंट का अलग वेक्टर बनाने का प्रोसीजर फेराडे ने अप्लाई नहीं किया।
Faraday did not adopt this procedure and he introduced a novel model. अब इसने एक बहुत ही जो है वो एक आप कहें कि खूबसूरत जो है वो एक मॉडल पेश किया ऑफ विजुअलाइजिंग द फील्ड बाय मींस ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। इसने लाइंस ऑफ फोर्स को बनाने का एक नया तरीका बनाया। कौन सा? अब आ जाए 49 पे। बाय सुटेबल लिमिटिंग द नंबर ऑफ लाइंस, कि उसने कहा हर पॉइंट पे अलग नहीं बनाए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लिमिट लगा दें, आप हर पॉइंट पे नहीं बनाए, ठीक है। बाय सुटेबल लिमिटिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेस द लाइंस कैन बी मेड। फेराडे ने कहा आप इस तरह हर पॉइंट की अलग लाइन नहीं बनाए, आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एक और तरीके से बनाएं। अगर आप उस तरीके से बनाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन न सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड भी बता सकता है। फेराडे ने कहा कि अगर आप तरीके से, अगर आप फजीलत के साथ, सिंपली अगर वर्ड में कि अगर आप फजीलत के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न सिर्फ आपको डायरेक्शन बताएंगी लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकती है। अब कैसे वो आगे डिस्कस करते हैं। बाय सुटेबली लिमिटिंग द नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेसिंग द लाइंस कैन बी मेड टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट, कि सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताएंगी, फिर आपको ये क्या बता सकती है? मैग्नीट्यूड भी बताती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, मैग्नीट्यूड कल देखेंगे। इसका मकसद है कि फेराडे ने क्या कहा, फेराडे का कॉन्सेप्ट ये था बेटा, फेराडे का ये बेटा, अब बेटा ये चीजें मैसेज के अंदर नहीं आ सकती इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ी है। फेराडेज बेटा नॉवेल आइडिया बेटा फेराडे का नया आइडिया ये था कि आप हर पॉइंट पे अलग अलग लाइन न बनाए, आप ये करें, आप इसको इस तरह कर दे बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज जो होती है बेटा इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप ये सपोज करें ये पॉइंट्स है, ये इस तरह से पॉइंट्स है, तो फेराडे ने कहा आप हर पॉइंट की अलग नहीं बनाए, आप एक ये लाइन बना दें, इस ये लाइन हर पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेगी, ये लाइन इन पॉइंट्स को, मीन्स आप इस तरह लाइन बना दें, आप अलग अलग नहीं बनाए, आप इस तरह से लाइनें बना दें, ठीक है। आप पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होता है तो लाइनों को आउटवर्ड बना दें, और निगेटिव के अंदर क्या होता है, निगेटिव के अंदर ये होता है कि उसका डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन इनवर्ड होता है, इसलिए उसको इनवर्ट बना दे इस तरह से, ठीक है, इसको आप इस तरह से इनवर्ट बना दे, ठीक है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसका डायरेक्शन कौन सा है। अब मैग्नीट्यूड का कैसे पता लगेगा, अगर कोई चार्ज बड़ी है तो उसकी लाइनें क्या हो जाएंगी, ज्यादा, अगर लाइनों की तादाद ज्यादा है मीन्स उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। अब आप कहोगे कि नंबर ऑफ लाइंस at any point or space between lines can indicate strength of electric field at that point। ठीक कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो नंबर होता है, अगर कोई बड़ी चार्ज है उसकी फील्ड स्ट्रांग होती है, उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, ज्यादा। अगर कोई छोटी चार्ज होती है तो उसका मैग्नीट्यूड वीक होगा और उसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, कम। और देखें आपको पता है कि आइसोलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
आर स्क्वायर। इसका मकसद है डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम। तो बेटा आप देखें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती है तो लाइनें क्या है बेटा, क्लोज है। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान स्पेस क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के दरमियान जो स्पेस होता है वो किसको इंडिकेट करता है बेटा, वो करता है स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा। अब इसको अब आ जाते हैं प्रॉपर्टीज पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा। अब ये मैंने लिखी हुई है प्रॉपर्टीज, में जस्ट आपको समझाता हूं कि इसकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती है बेटा। देखें, ये आप देख ले बेटा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कौन सी होती है बेटा। देखिए बेटा, पहली प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा, ठीक है, प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटा। देखिए बेटा, दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल फेराडे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसने बेटा इंट्रोड्यूस की थी बेटा, फेराडे ने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजिनरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली इमेजिनरी लाइंस। They are simply used to represent pictorial form of electric field line. The electric field line is electric field is real, electric field lines are imaginary। इसको डिस्कस कर चुके हैं। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट। देखें बेटा, हमने ये पढ़ा है कि कोई चार्ज आइसोलेटेड तो हो नहीं सकती। अगर एक चीज को पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो दूसरी चार्ज क्या बनेगी, नेगेटिव। और पॉजिटिव चार्ज से ये लाइनें क्या होती हैं, बाहर, और नेगेटिव चार्ज में क्या होती है, अंदर आती है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहां पे खत्म हो जाती है, नेगेटिव चार्ज पे खत्म होती है, ठीक है। और इसलिए ये ज्यादातर कर्व्ड होती है, क्योंकि इनको पॉजिटिव चार्ज से निकल के कहां पे खत्म होना है, नेगेटिव। इसलिए ये मोस्टली कर्व्ड होती है, क्योंकि आइसोलेटेड चार्ज तो होती नहीं है। आइसोलेटेड चार्ज होती तो उसकी स्टेट होती है, आइसोलेटेड चार्ज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। सब की सब चार्जेस क्या होती है, पेयर के अंदर होती है। तो जब आइसोलेटेड चार्ज एग्जिस्ट नहीं करती, चार्ज पेयर में करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में सपोज किया जाता है कि ये पॉजिटिव से निकल के कहां पे, नेगेटिव पे खत्म हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंडिंग होती है, ये टर्मिनेटिंग होती है या एंडिंग होती है बेटा। इसको आप कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या एंडिंग है। और लूप का मकसद क्या होता है, लूप का मकसद है ऐसी चीज जिसका एंड ना हो। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड है, सर्किल है बेटा, सर्किल लूप है, उसका कोई एंड नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे बड़ा फर्क ही इस चीज का है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खत्म हो जाती है, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव पे खत्म हो जाती है, निगेटिव से वापस पॉजिटिव पे नहीं आती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में ऐसे नहीं होता, वो पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी नॉर्थ से निकल के साउथ में और साउथ से फिर नॉर्थ में वो लूप बना सकती है। मींस उसकी कोई एंड नहीं होती, मैग्नेट के बाहर होती है, फिर हम नॉर्थ तो साउथ, मैग्नेट के अंदर होती है। आपने देखा स्ट्रेट कंडक्टर की जो होती है वो सर्कुलर लाइन बनती है, आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की सर्कुलर बनती है। तो ये जो सर्कुलर फॉर्म में आ सकती है मैग्नेटिक फील्ड आ सकती है। जो चीज सर्कुलर फॉर्म में आती है हम कहते हैं वो लूप बनाती है, जो चीज सर्कुलर फॉर्म में नहीं आती वो लूप नहीं बनाती बेटा, ठीक है। तो ये जो होता है इसके लिए हम कहते हैं एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। इसको आप छोड़ ही दें, क्योंकि इसके ऊपर जो आप काम करोगे वो आपको समझ में तो कभी आना नहीं है, ठीक है। ये मैं लाइन ही मिटा देता हूं, ठीक है। ये आप समझे, आपके लिए ये चीज यहाँ पे खत्म हो, ठीक है।
तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म अ क्लोज्ड लूप ऑफ लाइंस। ठीक है, ये लूप फॉर्म में नहीं आती, डिफरेंस है बेटा किसके दरमियान, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान ये डिफरेंस होता है बेटा। मींस ये पॉजिटिव से निकल के कहां पे खत्म हो जाती है, निगेटिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं बेटा। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या करती है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है बेटा, ठीक है। अब ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, अब इसके लिए भी एक मसला है आपके बुक की, इसीलिए मैंने लाइन लगाई है ताकि ये आप मुझे भेजोगे, आज तो भेजनी ही थी इसको, लेकिन मैंने सोचा इसको इधर लगा देते हैं, ठीक है, ताकि आप ये फिर कहते हो सर वॉइस मैसेज में समझा दे, ये करे, ऐसी सर्विसेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है वॉइस की, तो मेरा वॉइस इधर ही, आप सुन ले इस वॉइस। फिर वॉइस की सर्विसेज जो होती है वो फिर आपके लिए वहां पे अवेलेबल नहीं होती है, आपको बहुत दुख होता है कि सर आप वॉइस मैसेज नहीं करते। मैं नहीं करता बेटा वॉइस मैसेज, मेरा जो भी वॉइस है इधर आ रहा है, ठीक है, आप देख ले इसको बेटा। अब ये लाइन क्या कहती है, आप बुक की लाइन देखें, पहले लाइन को पढ़ें। नो लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट्स इन स्पेस सराउंडिंग द चार्ज। बेटा इस लाइन को यहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा है, देखिए ये इससे जुड़ी हुई चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे खत्म हो जाती, किस्सा खत्म हो गया, क्योंकि चार्ज हमेशा किसमें होती है, पेयर में। लेकिन अगर दो चार्जेस बहुत दूर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बहुत दूर हो, तो वो क्या बन जाती है, आइसोलेटेड चार्ज बन जाती है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होना है, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के सिवा खत्म नहीं होनी। अगर आप नेगेटिव चार्ज को इन्फिनिटी पे रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल के इन्फिनिटी तक चली जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बगैर नेगेटिव चार्ज के कभी खत्म नहीं होगी। उसी चीज को कहा गया है कि नो लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट, मींस पॉजिटिव चार्ज के सिवा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट नहीं होगी और नेगेटिव चार्ज के सिवा खत्म नहीं होगी। नो लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट और टर्मिनेट इन स्पेस, बगैर चार्ज के न निकलेगी किसी से और होगी, न ओरिजिनेट होंगी न टर्मिनेट होगी। आप ये नहीं कह सकते कि पॉजिटिव चार्ज से अगर दूर है कोई नेगेटिव चार्ज तो थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खत्म हो गई, स्पेस में खत्म नहीं होगी, बगैर चार्ज के खत्म नहीं होगी, ठीक है। ये हमेशा कहां पे खत्म होगी, नेगेटिव चार्ज। एवरी लाइन इज अ कंटिन्यूअस लाइन व्हिच ओरिजिनेट्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज, मींस स्पेस में खत्म नहीं होती। ये कहां पे खत्म होती है बेटा, ये खत्म होती है हमेशा नेगेटिव चार्ज। ये लाइन इसी के अंदर ये दोनों जुड़ी हुई है। अगर आइसोलेटेड चार्ज होगी, आप ये नहीं कहोगे आइसोलेटेड चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी 5-10 मीटर दूर जाएगी, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आस्ते 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 खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज के सराउंडिंग में कोई दूर दूर तक चार्ज नहीं है तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को आप ये नहीं कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बगैर चार्ज के स्पेस में खत्म हो गई, नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक ट्रेवल करेगी। अगर आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे खत्म होती है, इन्फिनिटी पे, बाकी उसके सराउंडिंग में किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे खत्म नहीं होती। इफ द चार्ज इज सिंगल देन दे स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी, मींस स्पेस के अंदर खत्म नहीं होती। वही चीज ये है, सेम चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नॉट एंड इन स्पेस अराउंड चार्ज, वही चीज बेटा जो आपके बुक में ये लाइन है, इनकी ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वाइस मैसेज नहीं है, ठीक है, समझ लीजिएगा। अब देखिए बेटा आप आगे आते हैं, अब तीसरी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं कि तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। देखिए ये, ठीक है बेटा, ये तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि जो ये पहली प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकल के कहां पे खत्म होनी है, नेगेटिव पे। इसका मकसद है फिर तो ये कर्व्ड होगी,
क्योंकि अकेली चार्ज तो हो नहीं सकती, अकेली चार्ज होती तो वो स्ट्रेट लाइनें बनती, अकेली चार्ज तो नहीं है, तो ये क्या बनाती है, मोस्टली कर्व बनाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूजुअली कर्व्ड एंड कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मकसद है इस रीजन के अंदर हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट करेगी। जिस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, उस एरिया में हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे ये बेटा लाइट होती है ना, कंटिन्यूअस है, जिस एरिया के अंदर लाइट होती है वहां पे हर जगह में लाइट होती है। ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर कोई स्पेस हो जहां पे लाइट ना हो। इसी तरह से जिस एरिया के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो एरिया कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिक फील्ड से भरी हुई होती है। Therefore, their direction can be determined by tangent. अब ये कर्व्ड होती है, इसलिए मुख्तलिफ जगहों पे अगर आपने यहाँ पे कर्व्ड चीज का डायरेक्शन कौन बताता है बेटा, टेंजेंट बताता है। इसलिए अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने डायरेक्शन देखना है तो हमेशा किससे देखोगे बेटा, टेंजेंट से देखोगे। ठीक है, तो क्योंकि ये कर्व्ड होती है, कर्व्ड इसलिए होती है कि ये कहां पे खत्म होती है, निगेटिव पे होती है, इसलिए हम इसको इस तरह से देखते हैं बेटा। ठीक है, अब ये देखे बेटा, अब ये इसकी चौथी प्रॉपर्टी है बेटा। अब ये चौथी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जब आप किसी भी चीज को चार्ज करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें उसके सरफेस से हमेशा परपेंडिकुलर होती है। देखिए ये जैसे होता है, हमारे पास एक स्फीयर है, मैंने इसको चार्ज कर दिया बेटा, ये स्फीयर का सरफेस होता है, ये स्फीयर का सरफेस होता है बेटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके सरफेस से क्या होती है बेटा, ये से परपेंडिकुलर होती है, ये से परपेंडिकुलर होती है। अगर कोई प्लेट है बेटा, इस तरह से आप प्लेट को चार्ज कर देते हो तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती है बेटा, ये इससे भी क्या होती है बेटा, परपेंडिकुलर होती है। इस तरह से ये परपेंडिकुलर होती है। ठीक, अब आ जाते हैं एक और प्रॉपर्टी पे। ये देख ले बेटा कि मैंने ये आपको पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें न सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है बट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता सकती है। देखें ये, देखें बेटा, जहां पे लाइनों के दरमियान स्पेस इक्वल है, मींस ये यूनिफॉर्म फील्ड है। जहां पे स्पेस अनइक्वल है वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। अब अगर ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है, ये भी यूनिफॉर्म फील्ड है, लेकिन इसकी लाइनों के दरमियान स्पेस ज्यादा है, इसकी लाइनों के दरमियान स्पेस क्या कम, मींस ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये कौन सी है, वीक फील्ड है। अब यहाँ पे भी देख ले, अगर इसकी लाइनों के दरमियान देखें स्पेस बढ़ रहा है, मींस जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे फील्ड क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे जहां पे स्पेस कम है स्ट्रांग होगी, जैसे जैसे आप आगे जाओगे वीक होगी। ये देखे उससे भी स्ट्रांग है। अगर लाइनों की तादाद ज्यादा होगी मींस ये चार्ज बड़ी है और ये चार्ज क्या है, छोटी, वीक फील्ड है, और ये कौन सी है, स्ट्रांग। अब देखें ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्पेस कम है तो कौन सी फील्ड है, स्ट्रांग। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो स्पेस क्या है, ज्यादा, तो फील्ड क्या है, वीक। वीक फील्ड जो होती है वो सिमिलर फोर्स लगाएगी, सिमिलर फोर्स लगेगी बेटा, क्योंकि फोर्स क्या हो जाती है बेटा, फोर्स होती है E इंटू क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो फोर्स क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फोर्स हो जाएगी E इंटू क्यू बेटा, तो E अगर स्ट्रांग होगी तो फोर्स भी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस न सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बताती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो होती है, उनके दरमियान जो स्पेस होता है, वो किसको इंडिकेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर सकता है बेटा। देखें ये, अब इसके बाद आप ये देख ले बेटा, ये इसी चीज की कंटिन्यूटी है, इसी चीज की कंटिन्यूटी है बेटा, कि जिस जो फील्ड देखें दोनों चार्जेस बराबर है तो बराबर बराबर लाइनें बनती है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या बनेगी, ज्यादा। ये देख लें, ये चार्ज +2q है तो इसमें से ज्यादा लाइनें निकलती है, -q है तो ये कम लाइनें अपने तरफ जो है वो खींच रही है, बाकी लाइनें इधर उधर जा रही है।
तो जो बड़ी चार्ज होती है उसकी फील्ड स्ट्रांग होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या बनाना पड़ती है, ज्यादा बनाना पड़ती है। यहाँ पे देख ले दोनों चार्जेस इक्वल इक्वल है तो इक्वल इक्वल निकली है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ये हमेशा शार्प बैंड नहीं बनाते जैसे आपके बुक में बने हुए, गलत चीज बनी हुई है आपके बुक में, पेज नंबर 49 पे गलत चीज बनी हुई है, 49 है या 48 पे बनी हुई है कि इस तरह से अगर पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लाइनें जब आमने सामने आती है तो इस तरह से बैंड नहीं खाती, ये गलत है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आती है तो शार्प बैंड्स नहीं खाती, ये इस तरह से एक दूसरे को प्रेशर लगाती है, इस तरह से बनती है। शार्प जो है वो बैंड नहीं बनाती, मीन्स कोना नहीं बनता, उसके बैंड का कोना नहीं बनता, इसलिए आपके बुक में बना हुआ है मेरे ख्याल बच्चा है, पेज नंबर 49 पे बना हुआ है, गलत बना हुआ है, ठीक है। ये आ जाए बेटा। अब ये देख ले बेटा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है ना बेटा, ये एक दूसरे के ऊपर जब ये एक जैसी चार्जेस होती है तो ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालती है, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर डालती है बेटा, ये इसको हम कहते हैं लेटरल प्रेशर। लेटरल प्रेशर मीन्स साइडवेज प्रेशर लगाती है, इसीलिए जब आप इनको क्लोज ले आते हो ना, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा के एक दूसरे को रिपेल करती है और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। देखिए बेटा, अगर ये लाइनें जब इस तरह से इंटरसेक्ट करती ना तो ये चार्जेस एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी ना, सपोज करें अगर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेती तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाते हैं, एक ये बन जाता है कि और ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो ये एक दूसरे को रिपेल नहीं कर सकते। जैसे ये ना बेटा, अगर ये फिंगर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तो ये एक हाथ एक दूसरे को फोर्स नहीं लगा सकते। अगर ये लाइनें एक दूसरे के इस तरह से बेटा लेटरल प्रेशर लगाती तो इससे ये एक दूसरे को क्या कर सकती है, रिपेल कर सकती। तो ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर डालती है। और जब अपोजिट चार्जेस होती है तो ये लाइनें एक दूसरे के अंदर कॉन्ट्रैक्ट होती है। पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की लाइनें एक दूसरे की तरफ खींचती है और नतीजा ये निकलता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो आप कहोगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट और क्रॉस ईच अदर एज इफ दे डू। अब इनका क्या हो जाता है बेटा कि विल बी टू वेक्टर्स और इनका डायरेक्शन क्या हो जाता है बेटा, फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, दो जो है वो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होते। द लाइंस ऑफ फोर्स एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, ये एक जैसी चार्जेस की लाइनें होती है ना एक दूसरे के ऊपर, लेटरल प्रेशर साइडवेज ऑन वन अनदर एक्सप्लेन्स दैट दे टेंड टू रिपेल ईच अदर। दिस एक्सप्लेन्स रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल इसलिए करती है कि उनकी जो ये लाइंस होती है वो एक दूसरे पे प्रेशर लगाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, मींस एक दूसरे में लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होती है। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन मींस दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म कर्व्स और यू कैन से कॉन्ट्रैक्ट लेंथवाइज लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक स्प्रिंग बेटा, बिकॉज ये स्प्रिंग कर दे बेटा, इसको आप कर दे स्प्रिंग, ये स्प्रिंग की तरह जैसे कोई स्ट्रेच स्प्रिंग हो वो एक दूसरे में कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बेटा, ठीक है। एक और भी बेटा इसकी जो है वो आप देख लें कि ये बेटा, ये आप देखें, ये हो गया मेरे ख्याल, ये थी हो, देखिए बेटा ये इस तरह से होगा, मेरे ख्याल में ये होता है बेटा, ये देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इंसुलेटर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उससे पास हो जाती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखते हैं बेटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये इंडक्शन होती है बेटा, और ये पॉजिटिव और निगेटिव आइंस बनते हैं, ये निगेटिव यहां से खत्म होती है फिर यहां से जाती है। तो कंडक्टर के अंदर बेटा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन होती है।
ई फ्री रीजन बेटा, कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होती बेटा, इंडक्शन होती है, एक साइड नेगेटिव हो जाएगी तो ये पॉजिटिव यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ये आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ये स्फीयर है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है तो ये साइड नेगेटिव बन जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाएगी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से हो जाएगी बेटा, ये यहां से शुरू होगी। तो बेटा आप देखें इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, इसकी अंदर की फील्ड और बाहर की फील्ड एक दूसरे से क्या हो जाती है बेटा, अपोजिट। तो ये रिजल्टेंट फील्ड क्या हो जाती है बेटा, जीरो हो जाती है। इसलिए इसके अंदर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, ये एक साइड पे नेगेटिव चार्जेस, एक साइड पे पॉजिटिव, तो अंदर जो फील्ड बनती है ना वो बाहर की फील्ड से अपोजिट बनती है और दोनों फील्ड से एक दूसरे को क्या कर देते, कैंसिल कर देते हैं। अंदर फील्ड नहीं होती, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्री रीजन होती है। ये इंसुलेटर है बेटा। ठीक है, अब ये आखिरी एक पॉइंट देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न देख ले बेटा। ठीक है, ये बन गए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न बेटा। देखिए ये मुख्तलिफ पैटर्न है कि ये आइसोलेटेड चार्जेस है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव है। ये देखिए बेटा पॉइंट चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेट है और ये बेटा प्लेट्स है। यहाँ पे फील्ड वीक होती है और यहाँ पे क्या होती है, यूनिफॉर्म। ये बेटा रिंग और आइसोलेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्ज और रिंग की फील्ड ऐसे बनती है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक फील्ड।